हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का बायोलॉजी। कक्षा 12 के बायोलॉजी में चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 3 क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मनुष्य में जनन। 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं इसके, और ये तीसरा वाला वीडियो है। तीसरा वीडियो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि ह्यूमन किस प्रकार का प्राणी है, उसमें जो विपरीत सेक्स पाए जाते हैं, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। ठीक है, हम लोग मेल सेक्स की बात कर रहे थे। मेल सेक्स में हमने देखा था कि मेल सेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बटा है मेल सेक्स। तो वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस के विषय में ऑल अबाउट जो भी था सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं टेस्टिस के विषय में। अब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन, सहायक जनन ग्रंथियां जिसे कहते हैं, सहायक जनन ग्रंथियां या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, हिंदी में द्वितीयक लैंगिक अंग या एसेसरी सेक्स ऑर्गन इसे ही कहते हैं। ठीक है, सहायक जनन ग्रंथियां या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों। तो हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा देखा था सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इपिडिडाइमिस वाज डिफरेंस। वहां पर हमने इपिडिडाइमिस का क्या है जिक्र नहीं किया था, क्योंकि इपिडिडाइमिस को टेस्टिस के साथ हमने बता दिया था, इसलिए वहां पर हमने जिक्र नहीं किया था। परंतु यहाँ पर हम इपिडिडाइमिस का भी जिक्र करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर छूट गया था, तो भाई टंग मिस्टेक कर लीजिए, टंग मिस्टेक से छूट गया था। यहाँ पर हम लोग इसका भी डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से हैं? ये 5 सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं। इपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेस्किल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड है। और इस बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड को बताए थे हम ले, और इसका एक नाम और है कॉपर्स ग्लैंड। क्या है? कॉपर ग्लैंड है। बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड को क्या कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं, याद रखिएगा। और ये बाह्य जननांग, लास्ट में ये पेनिस जो होता है बाह्य जननांग है। पेनिस हमारा बाह्य जननांग पेनिस है। ये क्या है? आपके 5 है आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। एपिडिडाइमिस आपको दिखाया गया था कि ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस में एपिडिडाइमिस जो है ये यहाँ पर लगा हुआ है आपका एपिडिडाइमिस इसके टेस्टिस के ऊपर। और जब टेस्टिस के साथ एपिडिडाइमिस लगता है तो इसे क्या कहते हैं? टेस्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकल कहते हैं। और यहीं से निकला होता है ये आपका क्या? वास डिफरेंस निकला होता है। ये वास डिफरेंस निकला होता है। फिर एपिडिडाइमिस क्या काम करता है? पहले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की जरूरत क्यों है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? दोज सेक्स ऑर्गन व्हिच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द गैमेट फॉर्मेशन। Those sex organs which are not directly involved in the gamete formation, but it involved in the maturation, storation, and transportation of sperm, is known as the secondary sex organ। कहने का तात्पर्य हिंदी में कि वे जनन ग्रंथियां जो प्रत्यक्ष रूप से गैमेट्स युग्मक के निर्माण में भाग नहीं लेती, वे जनन ग्रंथियां जो प्रत्यक्ष रूप से युग्मक के निर्माण में भाग नहीं लेती, बल्कि वे स्पर्म के युग्मक के या स्पर्म के जो आपका युग्मक है वो क्या कौन है? स्पर्म है। तो युग्मक के या स्पर्म के विकास में, उसके परिपक्व होने में और उस स्पर्म को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में, परिवहित करने में भाग लेते हैं, उन ऑर्गन्स को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। ठीक है, तो वे जनन ग्रंथियां जो प्रत्यक्ष रूप से युग्मक के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती हैं, बल्कि यह युग्मक के मैच्योरेशन में, युग्मक के ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? और युग्मक के स्टोरेशन में भाग लेती हैं, उन्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस है आपका। एपिडिडाइमिस यहाँ पर है, आपको पहले ही बताया गया था कि एपिडिडाइमिस क्या करता है? प्राइमरी स्टोरेजन का काम करता है, प्राइमरी स्टोर हाउस है। ये प्राइमरी स्टोर हाउस है एपिडिडाइमिस आपका। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है कि एपिडिडाइमिस क्या है आपका? प्राइमरी स्टोर हाउस है, यानी कि सबसे पहले यहीं पर स्टोर होता है आपका, प्राइमरी स्टोर हाउस है, यहीं पर स्टोर होता है स्पर्म में आपका। ठीक है, अब यहाँ से स्टोर होने के बाद
यहाँ से स्टोर होने के बाद स्पर्म अगर मान लीजिए कि शरीर से बाहर निकल जाता है, तो शरीर से बाहर निकलने पर जो इसकी जीवित रहने का जो टाइम हावर है, जो एक समय जो जीवित रहने का है, वह क्या होता है कि 3 दिन तक, मैक्सिमम 3 दिन तक जीवित रह सकता है। निकलने के बाद 3 दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु ये 3 दिन, ऐसा 3 दिन तो माना गया है, किताबों में दिया है कई किताबों में कि 3 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन 3 दिन नहीं बल्कि 48 घंटे जो होते हैं, 48 घंटे यानी कि 2 दिन, 48 घंटे यानी कि 2 दिन में ये क्या होते हैं, टोटली फिनिश हो जाते हैं, लगभग टोटली फिनिश हो जाते हैं। कुछ उसके अंश बचे रह जाते हैं, तो वह कहा जाता है कि मैक्सिमम 3 दिन तक, मैक्सिमम यहाँ से एपिडिडाइमिस से निकलने के बाद, एपिडिडाइमिस से निकलने के बाद अगर बाहर निकल जाता है इस पर, तो 3 दिन तक जीवित रह सकता है। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 3 दिन तक। वैसे तो टाइम लिमिट कितनी है, 48 आवर, 48 घंटे तक ही जीवित रहने की उसकी क्षमता होती है। ठीक है, सर्वाइव नहीं कर सकते ये बाहर। इसके बाद देखिए वास्ट डिफरेंस है आपका। वास्ट डिफरेंस क्या होता है, सेकेंडरी स्टोर हाउस है। ये क्या है आपका, ये सेकेंडरी स्टोर हाउस है। ये सेकेंडरी स्टोर हाउस है किसका, स्पर्म का सेकेंडरी स्टोर हाउस है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस जो आपको दिखाया गया था ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सेकेंडरी स्टोर हाउस है। यानी कि एपिडिडाइमिस के बाद दूसरे नंबर पर स्टोरेशन का काम कौन करता है, वास्ट डिफरेंस करता है, इसके स्टोरेशन का काम करता है। अब एक चीज है कि मान लीजिए कि ये जो स्पर्म है शरीर से बाहर नहीं निकलता, इसको बता देते हैं। अगर स्पर्म जो है शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है तो होगा क्या, आखिर बाहर नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसकी खपत हो रही होगी। तो ये जो स्पर्म होता है इसी वास डिफरेंस वाला जो पार्ट होता है, वास डिफरेंस के पार्ट में ही वो फिनिश होता रहता है, यानी कि खत्म होते रहते हैं। एक तरफ बनता रहता है, एक तरफ खत्म होता रहता है, एक तरफ बनता रहता है, एक तरफ खत्म होता रहता है उसी में। ठीक है, अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो ठीक। इसके बाद देखिए सेमिनल वैस्किल है। सेमिनल वैस्किल को बताए थे, नाम क्या है, शुक्राशय है, लेकिन स्टोर नहीं होता है इसमें। इस पर यहाँ क्या करता है, 60% बनाता है किसका, सीमेन का। 60 से 70% बनाता है सीमेन का। यह सीमेन का 60 से 70% बनाता है कौन, सेमिनल वैस्किल बनाता है। कैसे ये बनाता है सेमिनल वैस्किल 60 से 70%, कई चीजों का स्राव करता है, कई चीजों का स्राव करके बनाता है। स्राव में क्या है, फ्रक्टोज का स्राव करता है, फ्रक्टोज का स्राव करता है। फ्रक्टोज का स्राव करेगा तो फ्रक्टोज से क्या होगा, यह एनर्जी देगा, स्पर्म को क्या करेगा, एनर्जी देगा। क्या करने के लिए, मोटाइल होने के लिए। स्पर्म को मोटाइल होने के लिए, जाते हैं स्पर्म मोटाइल होते हैं, तो मोटाइल होने के लिए क्या करता है, फ्रक्टोज एनर्जी देता है। इसके बाद इसमें से निकलता क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का, कि देखिए ये सेमिनल वैस्किल से निकलता है। सेमिनल वैस्किल जोड़ी के रूप में पाया जाता है, ये आपको हम दिखाए थे। ये यूरिनरी ब्लैडर था और यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पर आपका निकला था क्या, यूरेटर निकला था और ये आपका यूरेथ्रा था, इधर यूरेथ्रा निकला था। ठीक, तो ये जब वास डिफरेंस यहाँ से जा रही थी तो वास डिफरेंस यहाँ से जा करके फंदा बनाई थी ना इससे, और फंदा बना करके जब आगे आ रही है तो आगे आने पर यह क्या है, एक जोड़ी सेमिनल वैस्किल का निर्माण ऐसे कर रही थी। एक जोड़ी ये सेमिनल वैस्किल यहाँ पर, एक सेमिनल वैस्किल यहाँ पर। हमने बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे दोनों सेमिनल वैस्किल होते हैं। तो एक जोड़ी सेमिनल वैस्किल का जो निर्माण कर रही है, तो इससे निकलता क्या, फ्रक्टोज एनर्जी देता है स्पर्म को। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। ये करता क्या है, जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा वाला जो मार्ग है उसको क्या करता है, यह सिकोड़ता है। यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग को क्या करता है, सिकोड़ता है। जब ये मूत्र मार्ग को सिकोड़ेगा तो उसमें होगा क्या, कि स्पर्म ऊपर की तरफ मूव होगा। यानी कि अगर योनि में स्पर्म को डाल दिया जाता है तो डालने के बाद क्या है कि स्पर्म बाहर निकल सकता है। तो ये क्या करता है कि जो मूत्र मार्ग है उस मूत्र मार्ग को क्या करता है, सिकोड़ता है। तो जैसे ही जाने पर ये सिकोड़ेगा, संकुचन होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्पर्म ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये मूत्र मार्ग को सिकोड़ करके स्पर्म को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करता है कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। ठीक है, अब देखिए
दूसरी चीज, इसके द्वारा एक चीज और स्राव होता है, एक चीज का और स्राव होता है, तो वह स्राव करता क्या है, जिसे कहते हैं आप कोआगुलेटिंग फैक्टर समझ लीजिए। कोआगुलेटिंग फैक्टर समझ लीजिए कि जब सीमेंट जो है शरीर से बाहर निकला, तो शरीर से बाहर निकलने के बाद वह सीमेंट मैक्सिमम 5 मिनट 5 मिनट के बाद क्या हो जाता है, जम जाता है, कोआगुलेट हो जाता है, जम जाता है 5 मिनट के बाद। तो वो जो कोआगुलेटिंग फैक्टर है उसका भी स्राव कहां से होता है, सेमिनल वैस्किल से होता है। 5 मिनट के बाद क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, जब शरीर से बाहर निकला, शरीर से बाहर निकलने के बाद 5 मिनट में वो क्या होगा, जम जाएगा, बाहर निकलेगा। अगर बाहर मान लीजिए इन्वायरमेंट में है, तो क्या है, सीमेंट ऐसे के ऐसे पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि 5 मिनट तक रहेगा, लेकिन 5 मिनट के बाद क्या होगा, वो जम जाएगा। तो उसको जमाने का काम कौन करता है, जमाने वाले जो एजेंट है उसका स्राव कौन करता है, सेमिनल वैस्किल करता है। चलिए इसको भी देख लिया आपने, इसको भी मिटाते हैं। इसके बाद क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। बताए थे कि 20 से 25% बनाने का काम, सीमेन का 20 से 25% बनाने का काम कौन करता है, ये करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव 20 से 25% बनाने का स्राव काम करता है सीमेन का। ठीक है, अब एक चीज और भी, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक काम और है कि ये जो सीमेन है, मान लीजिए कि बाहर निकला और 5 मिनट के बाद वहां से क्या होगा, जम जाएगा, 5 मिनट के बाद जम जाएगा। परंतु उसको क्या है, जम करके ऐसे ही पड़ा तो नहीं न रहेगा, उसको फिर फिनिश भी तो होना है। अगर मान लीजिए कि शरीर में स्रावित हुआ है तो जम गया, तो ऊपर जम गया, तो फिर क्या होगा कि वो ऊपर नहीं, उसका फिनिश नहीं हो पाएगा टोटली, कहीं ना कहीं उसके कुछ धब्बे लग जाएंगे जो इन्फेक्शन काज कर सकता है। इसलिए कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा स्राव होता है, क्या है, एंटीकोआगुलेंट फैक्टर का, किसका, एंटीकोआगुलेंट फैक्टर का। और वो काम क्या करता है, 15 से 20 मिनट के बाद वह तुरंत उस जमे हुए स्पर्म को लिक्विडिफाई कर देता है, और लिक्विडिफाई करके उसको क्या करता है, यानी कि परिवहित करने का काम कर देता है। 15 से 20 मिनट के बाद लिक्विडिफाई कर देगा प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव। ठीक है, इसके विषय में हम लोगों ने प्रोस्टेट ग्लैंड के विषय में और भी चीजें जान रखा है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर चर्चा करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, अब एक सेमिनल प्लाज्मीन क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा ही स्रावित होता है। सेमिनल प्लाज्मीन, ये सेमिनल प्लाज्मीन क्या है, एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक का काम करता है। निकलता कहाँ है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। सेमिनल प्लाज्मीन, ये सेमिनल प्लाज्मीन लिक्विड जो निकलता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है और एंटीबायोटिक का काम करता है। किसके लिए एंटीबायोटिक है, किसके लिए, कुछ बैक्टीरिया जो सीमेन में मौजूद है, बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। सीमेन में कोई बैक्टीरिया जो है, हानिकारक बैक्टीरिया न पनपने पाए, न रह पाए, इसलिए एंटीबायोटिक का वहाँ काम करता रहता है। अगर कोई भी बैक्टीरिया उसे इन्फेक्ट करने का, सीमेन को इन्फेक्ट करने का अगर प्रयास करता है, तो यह उसको तुरंत वहीं पर किल कर डालता है। नेक्स्ट आपका है क्या, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इसके विषय में भी हमने बता रखा था कि इससे क्या होता है, एक स्नेहा के चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है, और वो कब होता है, उत्तेजना के समय होता है। उत्तेजना के समय उसका स्राव होता है, जो मूत्र मार्ग को क्या करता है, चिकना बनाता है, जिससे संभोग क्रिया में आसानी होती है। ठीक है, इसके विषय में बता रखा हमने। पेनिस को बता रखा है कि ये इस तरह से 3 डोरियों से बना होता है। कितनी डोरियों से, 3 डोरियों से बना होता है। 2 डोरियां पृष्ठ पर होती है, 2 डोरियों को क्या कहते हैं, कार्पस कैवर्नोसम कहते हैं, कैवर्नोसम, कार्पस कैवर्नोसम कहते हैं 2 डोरियों को। और 1 डोरियों को क्या कहते हैं, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, तो 2 डोरियों को कहते हैं कार्पस कैवर्नोसम और 1 को कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। पिछले वीडियो में हमने कार्पोरा नहीं कार्पस लिखा था, तो कहीं कहीं किसी किताब में कार्पस भी लिखा रहता है, कहीं किताब में कार्पोरा भी लिखा रहता है। तो आप कार्पोरा ज्यादातर ध्यान रखिएगा। कार्पोरा अक्सर क्या है, कार्पोरा ही मैक्सिमम बुक्स में दिया गया है, स्टैंडर्ड बुक में कार्पोरा ही दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में कार्पोरा आपका दे रखा है, इसलिए आपको इसको याद रखिए। ठीक है,
तो दो डोरिया जो होती है कार्पस कैवर्नोसम, जो ऊपर वाली ये दो डोरिया है, एक कार्पस पृष्ठ वाली कार्पस कैवर्नोसम और नीचे वाली क्या है कार्पोरा स्पोंजियोसम। क्या है कार्पोरा स्पोंजियोसम। इन्हीं तीनों जो तीन डोरिया हैं इनमें क्या होता है हाइड्रोलिटिक प्रेशर उत्पन्न होता है। हाइड्रोलिटिक प्रेशर के उत्पन्न होने से ये क्या होते हैं इनमें ब्लड कोटर होते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। रक्त कोटर में रक्त भर जाता है जिससे क्या हो जाता है इरेक्ट हो जाता है, यह पेनिस इरेक्ट हो जाता है। हाइड्रोलिटिक प्रेशर कैसे उत्पन्न होता है कि इसमें जब ब्लड जो है आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन तीव्र होता है तो पेनिस के आर्टरीज में पेनिस में क्या होगा ब्लड आएगा तो, लेकिन जितने ब्लड आ रहा है यहाँ से जा नहीं पाएगा, वेन्स में इतने ब्लड फ्लो नहीं हो पाएंगे, तो दोनों में क्या होगा कि एक विपरीत प्रेशर उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं आर्टरीज एंड वेन के मध्य एक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोलिटिक प्रेशर। उसी हाइड्रोलिटिक प्रेशर से क्या होता है कि ये इरेक्ट होता है आपका पेनिस इरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका खत्म हो गया। और इसमें हमने बताया था कि ग्लांस के ऊपर इस ग्लांस वाली जो बॉडी है ये पेनिस तीन भाग में डिवाइडेड होता है, बॉडी रूट बॉडी और ग्लांस। बाहर वाले को क्या कहते हैं हम लोग ग्लांस कहते हैं, बाहर वाले को ग्लांस कहते हैं। ये वाला पार्ट आपका ग्लांस का है, ये आपका बॉडी है और इधर क्या है आपका रूट वाला पार्ट है। तो इस ग्लांस के ऊपर एक पतली सी क्या होती है चमड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं प्रीप्यूस कहते हैं या फिर इसी को क्या कहते हैं फोरस्किन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं फोरस्किन कहते हैं या प्रीप्यूस कहते हैं, दोनों कहते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। मुसलमानों में और यहूदियों में इसे ही काट करके क्या होता है निकाल दिया जाता है, जिसे सरकमसीजन कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं सरकमसीजन या खतरा कहते हैं हिंदी में। इसको काट के निकाल दिया जाता है। क्यों काट के निकाल दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है तैलीय ग्रंथियां जो स्रावित करती हैं एक तैलीय पदार्थ का जिसे कहते हैं इस मैग्मा कहते हैं, और वो क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का काम करता है। तो इन्फेक्शन ना हो इसलिए यहाँ से इसको काट के निकाल दिया जाता है। और भी कुछ मेडिकल टर्म है उसको आपको यहाँ पर नहीं जानना है, इतना ही आपके लिए काफी है। ठीक, इसके बाद देख लीजिए जो मेन चीज है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हुआ फिनिश। आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फिनिश हुआ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी फिनिश, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी फिनिश। अब हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रेडी डालते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? स्पर्म का निर्माण करना, उसी को क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहते हैं। ठीक है, कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं आप अपने भाषा में, कोई रटा रटाए परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैंग्वेज में इसे परिभाषित कर सकते हैं कि टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पोरोजिनस सेल से टेस्टोस्टेरॉन की सहायता से टेस्टिस में स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। या डायरेक्ट बोल दीजिए, सीधे ये एक लाइन में बोल दीजिए कि मेल में स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of male gamete that is sperm। ठीक है, यानी कि क्या है यह मेल गैमेट या स्पर्म के बनने की प्रक्रिया है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? मेल गैमेट्स या स्पर्म के बनने की प्रक्रिया। मेल गैमेट्स या स्पर्म के, ये स्पर्म को ही मेल गैमेट कहते हैं।
मेल गैमेट या स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यह प्रक्रिया किस जगह पर होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की टेस्टिस में होती है। किस जगह पर होती है? टेस्टिस में। टेस्टिस के किस भाग में होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। किस भाग में होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। आपको दिखाया गया था कि ये आपका टेस्टिस है, ये आपका टेस्टिस है। यहाँ पर आपको ये दिखाया गया था, फिगर बना करके दिखाया गया था। ये फिगर बना करके आपको दिखाया गया था कि यहाँ पर ये जो एक ग्लैंड्स के रूप में जो पाए जाते थे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में ऐसे पाए जाते थे। ट्यूब्यूल ट्यूब के रूप में रहते थे ऐसे, सब में टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे पाए जाते थे। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी में स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किस सेल में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के किस सेल में? स्पर्मेटोगोनिया सेल से। और किसकी सहायता से? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की सहायता से क्या बनता है? स्पर्म। ठीक है, एकदम क्लियर, ऐसे देख लीजिए। तो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? क्या है कि मेल में स्पर्म या मेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया किसमें होती है? टेस्टिस में होती है। किसमें होती है? टेस्टिस में। टेस्टिस के किस भाग में होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाने वाले किस कोशिका में होती है? स्पर्मेटोगोनिया में। और इसका ये स्पर्मेटोगोनिया क्या प्लूरल है, कई कोशिका को मिला देंगे तो स्पर्मेटोगोनिया, और एक कोशिका को स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया में किसकी सहायता से? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की सहायता से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है एकदम। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किस कोशिका में? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम किसकी सहायता से? टेस्टोस्टेरॉन की सहायता से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। इसी को क्या कहते हैं आप? इसी को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब परिभाषित करना है ब्रॉड रूप में थोड़ा सा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की सहायता से स्पर्म या मेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। हमने बोल दिया एक लाइन में कि मेल गैमेट या स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और आप अगर बोलना चाहते हैं इसको और बढ़ा करके तो आप बोल सकते हैं कि मनुष्य के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में टेस्टोस्टेरॉन की सहायता से स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिएगा और ऐसे अपने भाषा में परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है समझ गए? यानी कि हमको स्पर्म का निर्माण, मेल गैमेट का निर्माण करना है। मेल गैमेट का निर्माण क्या होगा? कब यह मेल गैमेट का निर्माण शुरू होता है? मेल गैमेट का निर्माण शुरू होता है प्यूबर्टी के शुरू होने पर। प्यूबर्टी के शुरुआत में गैमेट्स, प्यूबर्टी के शुरुआत में गैमेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। गैमेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज के शुरुआत में क्या होता है? गैमेट्स बनना शुरू हो जाते हैं और पूरे जिंदगी मृत्यु तक बनते रहते हैं। शुरू हो जाते हैं और पूरे जिंदगी, लिख सकते हैं पूरे जिंदगी, होल लाइफ, पूरे जिंदगी मृत्यु तक
बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्यूबर्टी क्या है, हमने जब पहला पार्ट हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां पर हमने बहुत डिटेल में इसको बता रखा है प्यूबर्टी क्या है। ठीक है, बहुत डिटेल में बता रखा है प्यूबर्टी क्या है। हम लोग क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो थोड़ा सा हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, गांव में बोल भी दिया जाता है कि ये है क्या, और अब बोल दिया जाता है कि प्यूबर्टी को। तो आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे और समझ सकते हैं क्या है कि कुछ बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग महिलाएं जो होती हैं, क्या जब गुस्सा होने पर बच्चों को क्या है, जो बच्चे जो होते हैं बालक, उनको जब गुस्सा होने पर डांटती हैं तो क्या बोलती है ना, ऐसे कि ये क्या होता है कि अब तो भोजपुरी में जो बोलती हैं जुआन, जिसे कहते हैं जुआन। ठीक है, तो जुआन जो होता है ना, जुआन हो गई बा, बहुत बदमाशी करता, जुआन हो गई बा। हाँ, तो ये जो होता है ना जुआन, ठीक है, तो जवान या जुआन जो भी कहते हैं, तो जहां से उसकी शुरुआत होती है, उस मतलब क्या होता है, युवान का, युवा अवस्था का, प्यूबर्टी यानी युवा अवस्था का जहां से शुरुआत होती है, तभी क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तभी गैमेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है 12 से 14 साल। 12 से 14 साल ये हमारे इंडिया में है, इंडिया में टाइमिंग, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा गर्म रहता है, तो इसलिए क्या है, गर्म और ठंडा दोनों तरह का टेम्परेचर पाया जाता है, इसलिए 12 से 14 साल में अपने वहां से प्यूबर्टी स्टेज प्राप्त कर लेते हैं, प्यूबर्टी स्टेज प्राप्त कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये प्यूबर्टी स्टेज के शुरुआत में ही गैमेट्स का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और पूरे जिंदगी मृत्यु तक बनते रहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मृत्यु तक पूरे जिंदगी बनते रहते हैं, तो बुढ़े क्या होते हैं, क्या बुढ़े हो जाने पर भी स्पर्म बनता रहता है, यानी कि बूढ़े होने पर भी स्टेराइलेशन नहीं आएगा, स्टेराइल नहीं होगा, यानी कि हम जन्म क्या होता है कि मृत्यु तक जन्म कर सकते हैं, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता हमारे शरीर में मृत्यु तक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों कि होता क्या है कि 65 से 75 साल की उम्र में, अक्सर 65 से 75 साल की उम्र में जाते जाते इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है 65 से 75, क्या समझ लीजिए कि 60 से 65, 55 से 60 रख लीजिए, 55 से 60। ठीक है, तो 55 से 60 तक के उम्र में जाते जाते इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो स्पर्म की जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होती है, फिनिश होती है। तो बढ़ती उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म उम्र के बढ़ने पर, ऐसे उम्र के साथ साथ लिख लीजिए, उम्र के साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। ठीक है, बनता तो है, लेकिन क्या होती है, बनेगा तो मृत्यु तक बनेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी क्वालिटी क्या होगी, खराब हो जाएगी, यानी जनन करने की क्षमता नहीं रह जाती है। हाँ, कुछ अपवादग्रस्त केस में ऐसा देखा गया है कि लास्ट दम तक उनके स्पर्म में क्वालिटी वो बरकरार रही है कि जो एक जनन करने की क्षमता रखती है। ठीक है, कुछ अपवादग्रस्त स्थिति में, नहीं तो वैसे क्या होता है 55-60 के बाद वो क्षमता क्या होती है, स्पर्म बनेगा, लेकिन स्पर्म में से वह क्षमता खत्म हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट एक पॉइंट और इसमें है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में हम लोग मनुष्य की ही बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में इस स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है इसी से बनता है ना स्पर्म, तो मनुष्य में स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म के बनने में 65 से 75 दिन लग जाते हैं। ठीक है, 65 से 75 दिन लगते हैं, 65 से 75 दिन लगते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य में स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है, इसी स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल
और स्पर्मेटोगोनियम क्या है, स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर होता है। तो इस स्पर्मेटोगोनिया सेल से जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है, इस स्पर्म के बनने में कितने दिन लग जा रहे हैं, 65 से 75 दिन लग जा रहे हैं। ठीक है, 65 से 75 दिन लग जा रहे हैं। तो आप दिमाग में ये आता होगा कि क्या अगर एक बार शरीर से वीर्य स्खलित हो गया और स्पर्म निकल गए तो अब 65 से 75 दिन के बाद बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अभी बताया था एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है और कहां पर होता है आपका जो वीर्य है, जो स्पर्म है, स्पर्म को स्टोर होता है कहां पे, एपिडिडाइमिस में। फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस में, टेस्टिस से आया आपका एपिडिडाइमिस में स्टोर रहता है 1 महीने तक। उसके बाद एपिडिडाइमिस के बाद कहां पर स्टोर होता है आपका, वास डिफरेंस में स्टोर होता है। वास डिफरेंस में होता क्या है कि हमने बताया कि वास डिफरेंस में अगर बनता रहता है लेकिन अगर बाहर नहीं निकल रहा है तो वास डिफरेंस में ही क्या होता है, उसका भक्षण भी होने लगता है, खत्म भी होता रहता है। वहीं पर बनेगा, वहीं पर खत्म होता रहेगा, बनेगा और खत्म होता रहेगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि बनना जो है उसका 65 से 75 दिन लग जाते हैं बनने में। तो एक कोई स्पर्मेटोगोनियम कोई एक सेल नहीं है कि एक सेल के द्वारा बन रहा है। जो आपको एक फिगर बना करके दिखाया गया था इसमें, तो एक स्पर्मेटोगोनिया कोई एक सेल नहीं है कि एक सेल के द्वारा बन रहा है। बहुत अधिक संख्या में स्पर्मेटोगोनियम है, बहुत अधिक संख्या में लगातार बनते रहते हैं। एक बना, खत्म हुआ, एक खत्म हुआ और दूसरा भी बन रहा है, दूसरा भी शुरू हुआ है, दूसरा शुरू है, मतलब लाइन में, ऐसे लाइन में कतार में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही बार बना लिए, कोई एक कोशिका है जो एक बार बनाई खत्म हो गई 65 से 75 दिन बाद। हम एक सेल की बात किए, एक स्पर्मेटो, ऐसे एक स्पर्मेटोगोनियम की बात किए हैं कि एक के द्वारा बनने में कितना लगेगा, 65 से 75 दिन लगेगा। ठीक है, देख लीजिए पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस की इस प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया को। पहला है आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। इस स्पर्मियोजेनेसिस का एक नाम और है स्पर्मेटिलियो और स्पर्मेटिलियोजेनेसिस, दोनों नाम है। किसी नाम से अगर दे दिया तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो ये 2 प्रक्रियाओं में, 2 चरणों में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया ध्यान लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरा क्या है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिलियोजेनेसिस इन 2 चरणों में संपन्न होती है पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। तो ये दोनों चरण क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोजेनेसिस क्या है, इसका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिटेल में देखेंगे कि ये दोनों चरण में किस प्रकार से स्पर्म का निर्माण होता है, हार्मोन कौन से काम करते हैं, सीमेन क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो देखिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।